कांग्रेसी भी झंडा डंडा लेके कहीं आ जाते, आरएलडी वाले भी आ जाते, वो भी नहीं। या तो वो अलग चलना चाहते हैं या अखिलेश जी अलग चलना चाहते हैं, सपाई। कुल मिला के मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अभी असमंजस की स्थिति में, वो तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस के साथ रिश्ता रखा जाए कि नहीं रखा जाए। अतीत के अनुभव उनके पास कड़वे हैं, अकेले जाने का नफा नुकसान भी वो देख रहे हैं। और इस सबके बीच में उन्होंने कहा बाद में फैसला होगा, जो पहले 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए, फिर लोकसभा पर जब रणनीति बनेगी तो अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक कम से कम पीडीए के नाम पर एक जुम्बिश तो हो संगठन में। और इसी संगठन को जुम्बिश में लाने के लिए, एक्शन मोड में लाने के लिए आज अखिलेश यादव ने भी साइकिल चलाई, बहुत वर्षों बाद सड़क पर। अब इसका कितना लाभ होगा, कैसे होगा, एमवाई के बाद जो उनके पिता ने एक सफल कॉम्बिनेशन बनाया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या अखिलेश यादव पीडीए बना पाएंगे उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मुलायम सिंह ने एमवाई बनाया था? ये बड़ा सवाल है। और अगर बना ले जाएंगे तो फिर जय जय हो जाएगी। लेकिन इसमें किंतु परंतु बहुत है। और एक प्रश्न ये भी कि क्या अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी अकेले चलना चाहती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, अखिलेश यादव पीडीए यात्रा कर रहे हैं उनकी पार्टी, और आज वो खुद भी साइकिल लेकर निकले हैं। इन यात्राओं से बात बनेगी क्या? बड़ा सवाल है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी, नेता कांग्रेस, रत्नाकर जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कीर्तिनिधि जी का बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ जी का स्वागत है। पहले अमिताभ जी के पास चलेंगे, फिर राजनीतिक लोगों के पास आएंगे। अमिताभ जी, इस पीडीए का क्या मंतव्य समझ में आ रहा है? क्योंकि राजनीति में जो पोस्टर होता है वो खबर नहीं होती, जो पोस्टर में नहीं होता है खबर वहां होती है। तिवारी जी। जी, ऐसा तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो बिना इंडिया अलायंस के भी एक ऑप्शन जो है अपना खुला रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोग, एक बड़ा धड़ा है जो जिसको लगता है कि 2017 के एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद कांग्रेस से अलायंस करके कोई खास फायदा आज की डेट में नहीं होने वाला है। और जैसा 2022 में समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ मिलकर कर लगभग इसी स्ट्रैटेजी पर, इसको इस तरह से पीडीए उस वक्त बोला नहीं गया था, लेकिन उस वक्त थी उनकी स्ट्रैटेजी थी अम्बेडकराइट प्लस लोहियाइट विल डिफ्यूट द हिंदुत्व फोर्सेस। तो इस तरह की बात पे वो चल रहे हैं। आपने जैसा कहा, अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है जो कि सिर्फ एमवाई के बेसिस पे आपको एक इलेक्शन जिता दे। अब इलेक्शन जो है वो बाइपोलर हो चुका है और उसमें भाजपा के साथ कांटे की टक्कर है, जहां पर आपको कम से कम लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए 45% वोट शेयर चाहिए, जो कि अभी समाजवादी पार्टी अलायंस का लगभग 37% था 2022 में। अब इसमें पीडीए में अगड़ों को भी जोड़ने का एक ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई एक समाज को क्यों नाराज करें, क्योंकि हमने पहले देखा है कि समाजवादी पार्टी से खास करके एक समय पे ठाकुर समाज के बहुत सारे एमएलए हुआ करते थे, जब राजा भैया कभी अलायंस उनके साथ हुआ करता था। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इंडिया अलायंस रहता है या अखिलेश यादव अकेले अपनी चाल चलते हैं। ऑप्शंस वो अपने खुला रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आदमी कहता है कि भाई ठीक है, एक बस की टिकट करा लो, एक रेल की करा लो, वक्त पे देखेंगे जो ठीक से समझ में आएगी उसी पर चढ़ लेंगे। सियासत में भी यही काम होता है। बोले भाई इंडिया वालों का भी चाल चलन देख लेंगे, बात बनेगी तो इंडिया ही ठीक है, नहीं होगा तो उनको नमस्ते करके पीडीए चलाएंगे अब की नया। चूंकि इंडिया वाले भी लगातार बवाल पे बवाल किए जा रहे, इंडिया मतलब कांग्रेस वाले, वो किसी नरेश उत्तम पटेल पर नहीं, वो तो सीधे अखिलेश यादव पर ही टारगेट किए थे। और अजय लगा कि अजय राय को तैनाती इसलिए किया गया है कि भाई तुम बवाल करते रहो,
तो अखिलेश यादव के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि पीडीए जैसी कोई यात्रा निकाली जाए। कीर्तिनिधि पांडे जी, मेरी बुद्धि ये कहती है हम पीडीए लिखें, कुछ लिखें, सर्व समाज लिखें, बहुजन समाज लिखें, कोई फ्रेम दे दे, कोई फ्रेज दे दे। बड़ी बात यह है क्या कांशीराम होने की क्षमता है किसी में? अब क्या मुलायम सिंह होने की क्षमता है? नारा लिखना बहुत सरल है। कांग्रेस ने कहा भारत जोड़ो, उनके कैसे भारत जुड़ रहा है क्या? नहीं ना, वो भी जानते हैं। नारा है, ठीक है, चलने दो। ये पीडीए, अमिताभ तिवारी ने कहा कि पीडीए 22 में, मैं तो कहता 19 में तो घनघोर पीडीए था। पिछड़े अखिलेश यादव के वो सिंबलाइज कर रहे थे, अखिलेश खुद, मायावती दलितों को सिंबलाइज कर रही थी, और जब दलित और पिछड़े एक साथ हो गए तो अल्पसंख्यक आ ही गए, हो गया था पीडीए। नहीं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा मित्र। तो मेरा प्रश्न ये आपसे, क्या मुलायम सिंह जैसा राजनीतिक कौशल और सामर्थ्य है? उन्होंने एमवाई को जमीन पर उतारा और लगभग 5 दशकों तक प्रासंगिक रहे वो देश और प्रदेश की राजनीति में। क्या अखिलेश यादव वैसा चमत्कार कर सकते हैं? तब तो बड़ी बात है, पीडीए का कोई मतलब है। और नहीं तो पीडीए का यह है कि एबीसीडी के कुछ लेटर जोड़कर पीडीए बना दिया। पांडे जी। देखिए अमिताभ जी, बहुत पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एनडीए को हराएगा पीडीए, और लगातार पीडीए की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया अलायंस की कई बैठकों के बाद भी, घोसी के चुनाव में भी पीडीए की बात लगातार हमारे अध्यक्ष जी करते रहे। और पीडीए यात्रा केवल आज की यात्रा नहीं रही, ये लोहिया वाहिनी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इलाहाबाद से लेके चले हैं, और इलाहाबाद के रास्ते गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, ये तमाम शहरों के सभी विधानसभाओं को भ्रमण करते हुए यात्रा लखनऊ पहुंची। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं बताया कि 22 नवंबर को इटावा सैफई में समाप्त हो गया था। लगातार इस यात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, और जिन जिन जनपदों में, जिन जिन विधानसभाओं में गए, दिक्कत यह था कि ये लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चला रहे थे, तो इसकी कवरेज नहीं थी। आज आप लोगों की कृपा दृष्टि हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं साइकिल चला रहे हैं, तो कई हजार किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप लोगों की नजरें इनायत हुई हैं, तो आज इस पे डिबेट हो रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। नहीं तो छोटे से कॉलम में कहीं हम लोग छप जाते हैं विधानसभाओं में, जनपदों में। लेकिन हमारा मकसद है, और उस मकसद को लेकर के हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। अब आप कह रहे हैं कि पीडीए लिख देने से नारों पे सरकार बनी है। सरकार नारों पे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार जी फला सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, अब की बार फला सरकार। इन नारों पे सरकार बनी, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई। जी। और हम तो लगातार पिछड़ों के सवाल को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, सदन से लेकर के जी। और आपको याद होगा जिन 69 शिक्षकों का मसला पिछली सरकार, अभी सबको बहस में लिया, फिर उस शिक्षकों पर भी जाएंगे। अभी पहले सबको बहस में लिया, ये तो फिर विस्तारित रूप हो जाएगा। कीर्तिनिधि जी ने एक बात कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके रत्नाकर जी के पास चलूं, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। उन्होंने घालमेल कर दिया कीर्तिनिधि पांडे ने। नारों पर सरकार बनती है, गरीबी हटाओ, बहुत हुई गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार, यस बनती है, इंदिरा गांधी ने बनाई, मोदी ने बनाई, बनती है। लेकिन जातीय और सामाजिक समीकरण नारों से तय नहीं होते, उसके लिए लालू होना पड़ता है, उसके लिए मुलायम सिंह होना पड़ता है, तब जाके कोई कॉम्बिनेशन बनता है जो दशक, 2 दशक, 3 दशक टिकता है। ये जान लीजिए, नारों से सरकार बनती है, लेकिन जाति और धार्मिक संरचना सरल नहीं होती। बिहार में कोई दूसरा लालू यादव तो पैदा नहीं हो पाया ना, इस जान लीजिए। और ना उत्तर प्रदेश में कोई कांशीराम और मुलायम सिंह पैदा हो पाया, ना मायावती वैसा कर पाई, ना अखिलेश यादव कर पाए। ये कीर्तिनिधि बहस में नहीं उलझो, अभी दोबारा में आएंगे, अभी रुक जाओ। रत्नाकर जी, एक धारणा यह भी है कि ये यात्रा किसके खिलाफ, भाजपा के कांग्रेस के?
या दोनों की टिकट लेकर अखिलेश यादव रखना चाहते, बोले बस की भी टिकट ले लो, ट्रेन की भी ले लो, क्योंकि लक्षण ठीक नहीं है कांग्रेस के भी। जी देखिए अमिताभ जी, माननीय अखिलेश यादव जी की अपनी राजनीतिक सूझबूझ है, अपनी पार्टी है, अपनी मजबूती के लिए वो यात्रा करते हैं, भाषण देते हैं, हर चीज वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। जी, आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आप ही जानते हैं कि राजनीति में मैथमेटिक्स काम नहीं करता है, राजनीति में केमिस्ट्री काम करता है। चुनाव में जो है केमिस्ट्री काम करता है। मैथमेटिक्स में आप सोचेंगे कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी दोनों क्लब हो जाएंगे तो यह विधानसभा या लोकसभा के चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पिछले परिणाम से भी आपने देखा होगा। लेकिन अगर ये पीडीए करके देश की 85% जनता को जो है सोच रहे हैं कि अगर अपनी तरफ आकर्षित कर लें, तो ये शायद संभव नहीं। कारण उसका ये है कि आप एक विशेष जाति की पार्टी बनकर अगर रहना चाहते हैं तो आप इस तरह से चीजें करिए। लेकिन आप अगर सबके कल्याण की बात करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सभी के उत्थान की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता, सभी वर्ग की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन इस तरह की जो वाकयात हैं, ये विगत दिनों में देखा नहीं गया। हम बड़ी पार्टी होने की वजह से और मुख्य पार्टी इंडिया गठबंधन होने की वजह से हम जरूर चाहेंगे कि सारी पार्टियां जो है इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े 2024 में। लेकिन ये जानते हुए कि यह चुनावी गठबंधन जो है 2024 लोकसभा का हुआ है और अनर्गल जो है वक्तव्य देना और हमारी पार्टी के लोगों के बारे में अपशब्द कहना निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप एकला चलो वाली राजनीति में विश्वास रखने लगे हैं। और अगर एकला चलो वाली राजनीति में विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से जो 2024 में हमने इंडिया गठबंधन किया है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो हमने गठबंधन किया, ठीक है रत्नाकर भाई, दोबारा मैं आते राघवन जी के पास चलूं। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, उससे बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से असहमत होंगे, राजनीतिक लोग असहमत होंगे, जनता सहमत होगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा अगर किसी पार्टी के पास प्रदेश भर में संगठन है और लड़के हैं, ये कार्यकर्ता हैं, हर जगह 10-10, 20-20 ही सही, वो सपा है केवल। बसपा के पास कोई संगठन नहीं, वो तो अपना शटर ही 3 महीने पहले खोलते हैं चुनाव से, उस तक तो बंदी रहती उनकी तो सारी शटर ही। जयंत चौधरी का छोटा 2-3 जिलों का मामला है। कांग्रेस का इतना ज्यादा सिकुड़न उसमें आ गई कि संगठन और वैसी चीजें अतीत की बात हो गई। अजय राय का भाषण या उनकी टिप्पणी कहीं खबर बन जाए, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस रिवाइव हो गई ना। स्वामी मौर्य बहुत खबरों में रहते, राजभर बहुत खबरों में रहते, हम लोग भी आनंद लेते हैं उनके वक्तव्यों पर। लेकिन वो ऐसा तो हम नहीं मान सकते ना कि राजभर की पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, नहीं ना। इसलिए ये चीज तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, वहां बीजेपी के मुकाबले में सपा के ही पास संस्थागत सिस्टम है, एक पार्टी का जैसा सिस्टम होना चाहिए। राघवेंद्र जी, ये यात्रा आपके खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ है पीडीए की, इस पर बहस चल रही है, ठीक। और अखिलेश जी ने इसमें एक नई चीज जोड़ी, वो ये जोड़ी, पहले उन्होंने जब पीडीए का उल्लेख किया था तो उन्होंने कहा था पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई। आज उन्होंने इसकी व्याख्या में कह दिया पिछड़े दलित और आदिवासी, फिर कहा पिछड़े दलित और अगड़े, और फिर कहा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, एक ही 3 व्याख्या की। राघवेंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो हम पहला प्रश्न आपका है, ये हमारे खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे खिलाफ है चाहे किसी के खिलाफ। हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर अडिग है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अमिताभ जी, आप भी जानते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्रामीण क्षेत्र
से संबंधित है, ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र प्रदेश की योजना का लाभ न मिला हो। और आज की तारीख में हमें यह लग रहा है अमिताभ जी, अखिलेश यादव बुरी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार है। M22 समीकरण इनका रहा करता था, लगातार 4 बार इनकी सरकारें रही है मुस्लिम यादव गठबंधन को लेकर के। सबल गठबंधन था, माननीय मुलायम सिंह यादव के पसीने की कमाई थी। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से ईमानदारी से उसका शोषण किया, खाया पिया, पेट पे हाथ फिराया। 2012 में माननीय मुख्यमंत्री बने थे ये। उसके बाद से लेकर आज तक इन्होंने कभी अपनी उपलब्धता कहीं नहीं दिखा पाई, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, वहां पर भी कहीं अपना प्रभाव नहीं हम छोड़ पाए। नगर निगम चुनाव में भी, नगर निगम चुनाव में भी ये पूरी तरीके से परास्त हुए थे। अब ये इस प्रकार का नया स्वरूप लेकर क्या पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक, चलिए ये तक तो ठीक था। अब सामान्य वर्ग को, अगड़े वर्ग को प्रभावित करने में लगे पड़े। अरे कमाल की बात है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? कभी कोई भी तुकबंदी कर दोगे उत्तर प्रदेश की जनता मान जाएगी। सबसे पहली बात तो 2022 के चुनाव में ये मुद्दा विहीन चुनाव लड़े थे और यही हालत इनकी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है, मान्यवर, आपके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रही हैं, सुगुफा लेकर के आप चुनाव लड़े थे, M22 समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ते रहे थे। क्या क्या है मुस्लिम यादव के लिए आप लोगों ने? बताइए क्या क्या घपले घोटाले जरूर किए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। अब पीडीए लेकर के चले आए। वास्तव में वास्तविकता ये है, ये जो गठबंधन जो है पीडीए जो लेकर के ये आए हैं, ये बुरी तरीके से फ्लॉप है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश अविश्वसनीय पार्टी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ठीक है राघवन जी, ठीक है। एक बदलाव मैं देख रहा हूं, पता नहीं कितनों ने नोटिस किया, लेकिन मेरी आंखों ने नोटिस किया, अमिताभ तिवारी, और ये बड़ा बदलाव है। समाजवादी पार्टी ने अपने बैनर में अपने पुरखों की फोटो लगाई, उनका क्रम चौंका रहा है मुझे। उसमें एक तो नया इंक्लूजन ही है वल्लभ भाई पटेल का, और वो भी पहली फोटो वल्लभ भाई पटेल की, उसके बाद में अंबेडकर और लोहिया सब बहुत बाद में। ये बात नहीं है तिवारी जी, कुछ समझ में आई बात? ये बात नहीं है। इससे पहले लोहिया ही रहते थे। अब लोहिया जी तो चले गए, अब सबसे पहले आ गए वल्लभ भाई पटेल। तिवारी जी, ये खेल, ये हमको तो पहली बार पता लगा अभी कुछ वर्ष पहले कि 35 साल में पहली बार पता लगा, कुछ साल पहले, कि वल्लभ भाई पटेल कुर्मी थे, जिसके कारण फोटो आई। वल्लभ भाई पटेल के नाते उनकी फोटो नहीं आई है यहां ना, उन्होंने देश में एकता कायम की इसके नाते नहीं आई, कुर्मी थे इसलिए फोटो लगाई, वो भी पहली फोटो लगाई। तिवारी जी, है ना नई बात? बिल्कुल नहीं बात है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि मुलायम सिंह के समय में कभी नहीं, मतलब जब से सपा बनी तब से मुझे याद है उसकी फोटो, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर। पहली बार है कि बोले ना सब पीछे वल्लभ भाई आगे, इसका मतलब कुर्मी का मामला कुछ टाइट है। जी, अभी तक तो हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा वल्लभ भाई पटेल जी की लेगेसी के लिए लड़ते रहे हैं, और शायद वल्लभ भाई पटेल जी की एंट्री भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 1990 के बाद शायद पहली बार हुई होगी, उस जमाने में तो हुई होगी। तो ऑफ कोर्स नॉन यादव ओबीसी वोट जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि यादव समाज का तो 80% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को पड़ रहा है, और जो नॉन यादव ओबीसी वोट है उसमें कुर्मी समाज एक बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट है। और अभी तक जो नॉन यादव ओबीसी, जिसमें 100 से ज्यादा छोटे समाज हैं, जातियां हैं, वो भाजपा को सपोर्ट करता आ रहा है। और क्योंकि कुर्मी समाज एक इन्फ्लुएंशियल समाज भी है, तो इन्फ्लुएंशियल समाज को माना जाता है कि वो अपने साथ दूसरे वोटरों को भी आकर्षित करता है, खींचता है। एक टाइम पे, अगर मुझे नहीं गलत हो तो, बेनी प्रसाद वर्मा जी हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के कुर्मी चेहरा। अभी कुर्मी चेहरे की एब्सेंस हो गई है समाजवादी पार्टी में, सिर्फ यादव चेहरों का एक तरह से बोलबाला हो गया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद ये पॉलिटिक्स, डायरेक्ट फिर वल्लभ भाई पटेल को उतार दिया, बोला कहाँ बेनी चक्कर, वल्लभ भाई को उतार दो।
जी, वेणु प्रसाद वर्मा लास्ट ईयर्स में अपने कांग्रेस हाँ, पार्टी मतलब किसी वर्मा में और ज्वाइन करके- कटियार और गंगवार इसको ढूंढा ढानी करो, इससे अच्छा डायरेक्ट वल्लभ भाई पटेल को उतार दो। और जब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कोई इटावा में उनकी मूर्ति भी बन जाए वल्लभ भाई पटेल की। हाँ हाँ, हाँ, तो अपना दल का एक धड़ा तो है ही समाजवादी पार्टी के साथ, उसका अलायंस है। ठीक नहीं, तो लेकिन अब मैं तो- हैरान इसलिए हूं अमिताभ तिवारी कि मैं जाना ही कुछ वर्ष पहले, इतना लिखने पढ़ने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद, कि वल्लभ भाई कुर्मी थे। मैं तो उससे पहले जाने ही नहीं ये बात। धन्य भाई राजनीति पांडे जी, ये किसकी खोज है, ये किसका की अंतश्चेतना है जिसने ये कहा कि गुरु किधर भटक रहे हो, वल्लभ भाई की फोटो लाओ, वो आगे लगाओ सबसे पहले। ये चेतना मुलायम सिंह जी को नहीं आई, उनके जीवन काल में नहीं आई ना। कीर्तन जी, देखिए अमिताभ जी, आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जब जाति जनगणना की बात कर रही है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा, कई मंचों से कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने सारा लाभ यादव को दे दिया। अब मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आरोप लगा रही है वो जाति जनगणना कराए और जितना जिसका हक हो उसको दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना से भाग जा रही है, लगातार उससे कल तक वकालत करती थी, जब सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आए तो उसके खिलाफ हो गए। और अभी राघवन जी कह रहे थे कोई परिवार गरीब नहीं, मैं भी कह रहा हूं कोई गरीब परिवार नहीं जिसको 400 का सिलेंडर 1000 में न लेना पड़ रहा हो, कोई गरीब परिवार नहीं जिसको 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में न लेना पड़ रहा हो, कोई गरीब परिवार नहीं जिसको प्याज 90 रुपए किलो न खरीदना पड़ रहा हो, तेल 150 रुपया लीटर में खरीदना पड़ा हो कड़ू का, कोई गरीब परिवार नहीं जिसके ऊपर महंगाई की मार न हो। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज स्पष्ट किया, प्रशिक्षण शिविर, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, लगातार समाजवादी पार्टी का चलता रहेगा। हम लोग जनता के बीच में जाते रहेंगे और अपनी बात जनता से कहते रहेंगे। वो तो अच्छी बात है पांडे जी, मैंने सिर्फ ये अपनी जानकारी के लिए पूछा, ये रामगोपाल जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी किसका या वो अपने बंगाल वाले किरण में नंदा, ये किसकी प्रतिपन्नमति थी जो पटेल को खोज के लाया, बोले कुर्मी के तौर पे इनकी फोटो लगाओ। ना कि आपके सोचने का तरीका है। मैंने कहा ना कि कई हजार किलोमीटर साइकिल चली तो नजर किसी की नहीं गई, आपने चर्चा नहीं किया। आज जब समाजवादी पार्टी के भाई हम तो, अरे पांडे जी, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि ऐसे संभव नहीं है कि आप पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको जोड़ लोगे। आपको नहीं दिखता तो क्या करें, समस्या है। ठीक है पांडे जी, ठीक है, ठीक है। समाजवादी पार्टी अपना ऐसा कोई पुराना मुलायम सिंह के समय का पोस्टर सार्वजनिक करे जिसमें वल्लभ भाई पटेल की पहली फोटो लगाई हो, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। झगड़ा क्या फंसी बात है भैया, वल्लभ भाई पटेल आज तो पैदा हुए नहीं कि आज निगाह गई, ऐसा तो नहीं। वल्लभ भाई पटेल पैदा ही आज हुए फर्रुखाबाद में, गुरसाईगंज में, ऐसा तो है नहीं। वल्लभ भाई पटेल को तो गुजरे हुए मुद्दत हो गई, तब आज निगाह गई। ये मैंने सवाल था, इतनी सी बात है, इसमें कौन सी बात है। मुलायम सिंह के समय में भी सम्मेलन होते थे, फोटो लगती थी, देख लो किसकी फोटो लगी है। अच्छी बात ना लगे पटेल साहब की। अरे भाई लगाओ ना, मैंने उसके पीछे की रणनीति जाननी चाहिए, उसमें क्या नाराज हो रहे। खैर रत्नाकर सिंह, मुझे लग रहा है आपकी पार्टी के जितने भी शुरुआती दौर के नायक रहे, क्या उसमें आपके पास थोड़े समय में बचेगा कोई नहीं। गुरु जान लो, इंदिरा गांधी बचे तो बचे, क्या उससे पहले का तो सब साफ हो जाएगा। नहीं, कोई किसी को ले जाएगा, कोई किसी की फोटो ले जाएगा, आपके संदूक में फोटो नहीं बचेगी। क्या वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा यही बचेंगे फिर। और खड़गे जी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा ले, कोई इंदिरा गांधी का भी फोटो लगा ले। अच्छा नहीं, इंदिरा गांधी तक नहीं जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर में तो सब चले गए। देखिए अमिताभ जी, ये जितने भी महापुरुष हैं ना, इनका ये लोग फोटो लगाकर आज इस्तेमाल करते हैं।
कोई धर्म के आधार पे किसी अपने महापुरुष को फोटो लगा रहा है, कोई जाति के आधार पे महापुरुष को फोटो लगा रहा है। ये जितने भी महापुरुष थे वो देश के लिए लड़ाई लड़े, वो सभी कुर्मी, यादव और ब्राह्मण इन सब के लिए लड़ाई नहीं लड़े, वो भारत देश के लिए लड़ाई और भारत देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज जनता को आप इतना बेवकूफ समझते हैं कि आप फोटो लगा लेंगे तो आप वो उनके पार्टी के हो गए। जो सरदार पटेल आजीवन कांग्रेस के लिए कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के लिए काम किया उन्होंने और देश के लिए काम किया, उसका फोटो आप लगा देंगे तो जनता जो है वो आपको वोट देना शुरू कर देगी। अरे ये सब इनका एक दुनिया को गुमराह करने का, देश को गुमराह करने का एक शगुफा है और कुछ नहीं। देश की जनता ये जानती है कि कौन पार्टी जो है धर्म के आधार पर राजनीति करती है और कौन पार्टी जो है वो जाति के आधार पर राजनीति करती है। और देश की जनता ये जानती है आप कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ये कह रही है कि सपा जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का टोन ये है, सपा को इसको नोट करना चाहिए। बिल्कुल जी, और धर्म के आधार पर बीजेपी। मैंने तो बात क्लियर कर दिया, मैं क्लियर कर दिया, ठीक बात। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा कि कांग्रेस भी गलतियां करती है, उसके पास बौद्धिक चिंतन का अभाव है। मुझे लग रहा है उतने योग्य लोग नहीं जो इंदिरा गांधी के समय में रहा करते थे। एक विश्व की बड़ी मूर्ति वल्लभ भाई की बनी, वल्लभ भाई के होम स्टेट में। आपको किसने ये सलाह दी कि आप कोई कांग्रेसी वहां नहीं जाएगा? जाना चाहिए था ना आपको। जब लोग आपका झोला उठा ले जाते तो आप हल्ला मचाते हो, कहते तो हमारा झोला था। आप क्यों नहीं गए? आप श्रद्धा सुमन चढ़ाने क्यों नहीं गए? आपके गुजरात यूनिट का भी आदमी नहीं गया, क्यों? ये वही गलती है कि रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगी सोनिया जी, ना राहुल जी भी नहीं जाएंगे, प्रियंका जी भी नहीं जाएंगी, प्रियंका जी का बेटा भी नहीं जाएगा। ये कौन सलाहें देता है आपको? जो देता है वही आपकी दुर्दशा का जिम्मेदार है, ये जान लो। ये ध्यान आएंगे आएंगे, अभी अभी तर्क सोच के रखो और दो चार लिख के रखो कागज पे, आएंगे आएंगे, ठीक ना। मेरे तो खरी बात कहनी है। जो आपको ऐसी सलाहें देता है वो आपको डुबोने में पूरा भगवान के आशीर्वाद से फुल काम कर रहा है और परफेक्शन के साथ कर रहा है, ये भी जान लो। आज आप कह रहे हो कि सलमान खुर्शीद करे हमको न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है अयोध्या का? अरे चाचा कभी गए हो अयोध्या? क्यों नहीं गए? किसने रोका आपको? नहीं गए, नहीं अयोध्या नहीं जाएंगे। लोगों ने कान भर दिया गांधी परिवार के कि उधर मत जाइएगा, मुसलमान भाग जाएगा। लो, न हिंदू बचा रहे, मुसलमान 2% पे आ गए। ये सलाह तो किसी ने दी होगी ना गांधी परिवार को कि अयोध्या में रामलला के दर्शन मत करिएगा। आप कह रहे हो कि हमको मोदी के साथ बैठाओ, काहे को भैया? आप वही बात मैं कह रहा हूं, इनको कम से कम इतनी समझ तो आई कि वल्लभ भाई की फोटो लगाओ। आप गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष से कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को माला पहना के आइए, लेकिन नहीं, बोले वो मूर्ति तो भाजपा की सरकार ने लगाई है इसलिए नहीं जाएंगे। अच्छा जी, सरकार तो देश की होती है, प्रदेश की होती है, भाजपा और कांग्रेस की नहीं होती। ये भाजपा और कांग्रेस को गलतफहमी है कि सरकार हमारी होती है। सरकार हमेशा राज्य की और देश की होती है। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी भी पटेल को ले आई। पहले वो कांग्रेस के फोटो एल्बम में थे, फिर आप निकाल के लाए। अब उसको अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल से होते होते वो अखिलेश जी भी ले आए। राघवेंद्र जी, देखिए सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था, या बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ क्या था, लाल बहादुर शास्त्री के साथ, क्या लंबी बातें हैं, चर्चा बहुत आगे चली जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य अमिताभ जी, ये फोटो लगाए चाहे गले में टांग लें, इनको धेला वोट नहीं मिलने वाला उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सब खेल अमिताभ जी विश्वसनीयता का होता है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जो है सबसे ज्यादा अविश्वसनीय राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है। अपनी परंपरागत सीटें हारे बैठी है। आज एक बड़ा रामपुर, हाँ, माननीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उन्होंने मेहनत की थी, पार्टी खड़ी की थी, अथक प्रयास किया था। अखिलेश यादव ने क्या किया है अभी तक? मात्र चुनावी समय में आ जाते हैं पिकनिक के लिए। भाई ये बताइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हुए 1.5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक नजर आए अखिलेश यादव?
अब तो आप ईमानदारी से बताइए, कहीं नजर नहीं, अब 3 महीने दिखाई पड़ने लगे। इनकी साइकिल यात्रा देख रहे हैं, अरे क्यों फरियत कराए रहते हैं भाई। समाज में अगर कोई कायदे से साइकिल यात्रा होती तो मजबूर होते मीडिया दिखाने के लिए। मैं तो देख रहा हूँ टीवी पे अखिलेश यादव के साथ ज्यादा 100 साइकिलें हैं और उसके पीछे कारें चल रही हैं। और ये कल्पना करिए जब ये सड़कों में चल रही होंगी, जब अखिलेश यादव नहीं साथ में होंगे तो कितनी बड़ी साइकिल यात्रा होगी। मीडिया कवरेज काहे को देने लगे। अब मीडिया के ऊपर ये लोग ठीकरा फोड़ने लगते हैं, आप लोग नहीं दिखाते हो। अरे दिखाए भैया, क्या 4 साइकिलें दिखाएंगे तो आपकी बदिया तो होगी बनवर। अरे भाई आप लोग जिस तरीके, अरे हरिशक्ति नाराज मत होइए, पूरा विश्वसनीय का खेल होता है। इतने तेजस्वी अगर आप लोग थे, आपकी 4 बार सरकारें रही हैं। अरे 4 बार सरकारें रही हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ा करिए। अरे मैं तो कहते यार भाई डिमांड गया 2022 के विधानसभा चुनाव में आप चिन्ना पटेल करते घूम रहे थे। भैया कोरोना वैक्सीन कब लगवाइएगा? ये भाजपा कार्यालय तैयार की हुई है। और डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार, अरे आप डबल इंजन की सरकार घोषी की चारों खाने चित हो गई। सीटें में नहीं मिलने वाली है। अरे पड़ेगा, क्या करें मानना पड़ेगा जिन्होंने नहीं रहा। अरे जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है। आप मीडिया को बचाइए, मीडिया आपको बचाए। ये चरित्र है, यही चरित्र है। लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं और हम लोग उन्हीं के आसपास उत्तर प्रदेश में सीटें मिलेगी। आप अपनी चिंता करिए, जो कभी पीडीए, कभी एमआई, कभी इंडी। साइकिल यात्रा दिखती है आपको, सड़क पे तो निकलना नहीं, साइकिल यात्रा दिखेगी कैसे? अरे क्यों ना, अरे भाई हम नहीं, लोकतंत्र में पैमाना क्या होता है कीर्ति जी? लोकतंत्र में पैमाना क्या होता है? चुनाव होता है, हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आप लगातार चुनाव हार रहे हो, आप हमें बता रहे हो सड़कों पे नहीं निकलते हैं। अरे भाई कम से कम अपना, हम 100 करेंगे तो नहीं दिखेगा। ये तो नजरिया है, दोनों लोगों का नजरिया, आपका और मीडिया का नजरिया नहीं है। कम से कम अपने नेताओं को राय दीजिए, बताइए कि समाज में मैदान में काम करें। चला ली, अरे काम करें, मेहनत करें, रचनात्मक निवाह करें। ठीक, दोनों लोग रुकिए, भाजपा भी समाजवादी पार्टी, दोनों लोग रुकिए। भाई रत्नाकर भाई यार एक बात जान लो, अमिताभ तिवारी आपके पास आ रहा हूं, एक मौलिक बात कहता हूं जो चुनाव तक ये चलेगा अंताक्षरी की मीडिया ने ऐसा किया। मीडिया मैं एक अकाट्य बात कहता हूं अमिताभ, उसकी काट हो किसी के पास तो सब लोग भैया नोट कर लो तो बताना। जो भी मुख्यमंत्री चुनाव में जाता है तिवारी जी, किसी पार्टी का हो, कोई राज्य हो, वो धुआंधार विज्ञापन जारी करता है चुनावी साल में। अखिलेश जी जब गए थे 17 चुनाव में तो 2600 करोड़ रुपया विज्ञापन जारी हुआ था उस एक साल में। क्या हर विज्ञापन में यह कहा गया कि प्रदेश की शक्ल बदल गई है, घी दूध की नदियां बह रही, कहा जाता है ना। फिर सरकारें चुनाव कैसे हार जाती हैं? अगर ऐसा ही होता, मीडिया के कहे से ही, विज्ञापन से ही चीजें हो रही होती तिवारी जी, तो कोई भी सरकार कभी हारती नहीं। मनमोहन सिंह चुनाव में गए थे, वो कांग्रेस गई थी तो ये कह के विज्ञापन चलवा के मीडिया में गई थी कि हमारे खराब काम किया, नहीं ना। 44 सीट पर कैसे आ गई तिवारी जी? ये सबसे पहले तो मतलब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकार भारत में बिना काम किए वापस नहीं आ सकती। अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया किसी को जिता रही है, हरा रही है, तो जो वोटर है उसके विवेक पे हम क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्योंकि गलत है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, अगर लोगों का काम करेगी तो वो सरकार वापस आएगी। वोट जो होता है वो एक इमोशनल डिसीजन होता है, आशा और आक्रोश का। अगर किसी पार्टी ने काम किया है और एक विजन दिखाता है कि हम आगे ये सब काम करने वाले हैं और एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके पास कि हमने ये किया है, तो आशा जगती है वोटर के अंदर और वो उसका समर्थन करता है। अगर कोई पार्टी अपने वादों पे
नहीं खरी उतरती है तो एक आक्रोश का माहौल उत्पन्न होता है समाज में, वोटर में एक माहौल बनता है। और वो सरकार हमने देखा है कि कई सारी सरकारें वोटर जो है उसको वो उखाड़ फेंकता है, सामने कोई नेता हो या ना हो तो भी। तो इस तरह से सिर्फ मीडिया और विज्ञापन या सोशल मीडिया किसी को बना दे या बिगाड़ दे। आज भी भारत में जो वोटर है, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो आराम से मुझे लगता है, अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मुझे याद है, 65-70% तो रूरल क्षेत्रों में रहता है। करेक्ट। अब वहां पर इतना सोशल मीडिया और इसका पेनिट्रेशन नहीं है, बट उसका विवेक जो है, उसकी पॉलिटिकल इंटेलेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, और वो उसके हिसाब से एक और नई बात कहता हूं, इसमें एक नई बात जोड़ देता हूं ताकि हमेशा के लिए इसमें मुहर लग जाए, फिर ये विवाद खत्म हो, ये तू में खत्म हो कि जी हम तो बड़ा 30 मार खाते, मीडिया ने हरा दिया। आंध्रा और तमिलनाडु, पांडे जी सुन लो, आप भी और रत्नाकर जी आप भी, आंध्रा और तमिलनाडु में मुख्य दलों ने अपने अपने मीडिया हाउस भी खोल रखे, क्या फिर भी सरकारें अलटती पलटती रही। करुणानिधि के पास भी अपना अखबार और चैनल था, जयललिता के पास भी था, आंध्रा में भी यही है। तिवारी जी फिर और अपना मीडिया होने के बाद भी सरकारें गई कि नहीं गई? और हर 5 साल में जाती है तमिल, वो हर 5 साल में जाती कि नहीं जाती? तब ये प्रलाप बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पांडे जी काम करोगे तो जीतोगे, नहीं करोगे नहीं जीतोगे, बात खत्म हो गई। इसमें अपनी अक्षमता को दूसरे के सिर क्यों डालना चाहते हैं? ताकि आपको एक उदाहरण बता दूं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करने के आदी थे। 14 का जब चुनाव हुआ उसके बाद एक समीक्षा बैठक हुई, उसमें मुलायम सिंह खुद थे, ठीक, अखिलेश यादव भी थे, सरकार थी आपकी। यही बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने वहां की। मुलायम सिंह ने डपटा, कहा कि हमको बेवकूफ मत बनाओ। उन्होंने जयललिता का नाम लिया, नवीन पटनायक का नाम लिया, बोले उन्होंने अपने सूबे में भाजपा का घोड़ा बाग कैसे बांध लिया, उनके शब्द कोट कर रहा हूं, ठीक। और उन्होंने आपके मंत्रियों का नाम लेके कहा, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, जो राज्य में मंत्री थे, बोले इनके मोहल्ले के बूथ में सपा हार गई। बोले कैसी बात कर रहे हो? क्या सन्नाटा छा गया था बैठक में। पांडे जी, अखिलेश जी समेत सबके चेहरे शांत, सबका मुंह शांत हो गया था। इसका क्या उत्तर देंगे? अगर आपके कैबिनेट मंत्री का मोहल्ले का बूथ सपा हार जाए और आप मीडिया को दोष दे देंगे? पांडे जी देखिए अमिताभ जी, मैं जो बात कर रहा हूं, मीडिया, इस बात को मैं मानता हूं कि मीडिया ना हरा सकती नहीं जिता सकती। अगर मीडिया सब जगह जिता सकते तो तमाम राज्यों में जहां बीजेपी आ रही वहां नहीं हारती, क्योंकि मीडिया तो लगातार अपना काम कर रही है। दूसरी बात परसेप्शन मीडिया तक, विज्ञापन की बात अलग है और न्यूज खबरों के माध्यम से परसेप्शन तैयार कर रहा है अलग मसला है, और जो लगातार चल रहा है, जिसको इंडिया अलायंस ने महसूस किया था, तमाम एंकर्स प्रतिबंधित किए गए थे। इसलिए इस बात को तो कतई मैं स्वीकार करने तैयार नहीं कि मीडिया की भूमिका नहीं। मैंने सवाल जो आपसे खड़ा किया उसका बचाव राघवेंद्र जी करते नजर आए, और मैंने इसीलिए राघवेंद्र जी को भी साधुवाद और धन्यवाद। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, आपने बता दिया कि हम इस बात स्वीकार करने, अच्छी बात है, मत स्वीकार करिए। मैं रत्नाकर सिंह के पास आऊंगा। रत्नाकर सिंह, राहुल गांधी अमेठी हार जाएं, 2% वोट बचे, उसके बाद कोई तर्क बचता है क्या? फिर तो थेतराई कर सकते हो आप, छत पे खड़े हो जाओ, थेतराई करो, फिर आपसे बहस कौन करेगा? तर्क तो बचता नहीं। आप 22%, 24% की लड़ाई लड़ रहे होते कांटे टक्कर, तो भी समझ में आता। जब बिल्कुल ध्वस्तीभूत हो जाओ, 2% वोट, अब इसमें कौन साजिश कर देगा और कौन आपको ऊपर उठा देगा? रत्नाकर जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, पहले तो बहुत शॉर्ट में जवाब दे करके और बाकी मान्यवरों ने तर्क जो दिया उससे आना चाहता है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी होती है जो वो हर प्रदेश में अपनी लड़ाई लड़ती है, और किसी प्रदेश में वो मजबूत होती है तो किसी प्रदेश में बहुत सीमित मात्रा में होती है। हमारी वस्तु स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के साउथ में जाकर देख लीजिएगा कैसे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा
बात अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बारे में कि वहाँ पे 100 लोग साइकिल लेकर निकल रहे थे, तो मीडिया क्या दिखाती और मीडिया जो है बेइज्जती करवाती। ये माना कि 100 लोग अखिलेश यादव के साथ वहाँ पे चल रहे थे साइकिल, लेकिन मीडिया तब क्यों नहीं कवरेज की जब भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा राहुल गांधी ने किया था, तो मीडिया कवरेज क्यों नहीं आया? कभी कभार दिन में एक आध फुटेज कोई दिखा दिया तो समझ में आया कि हाँ भाई चलो बैलेंस बनाने के लिए दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो मीडिया कितनी बायस है ये देश की जनता भी जानती है। दूसरी चीज अमिताभ जी आप कह रहे थे जी कि आपके फोटो के एल्बम तो जो है इन लोगों ने चुरा लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओरिजिनल फोटो जो है वो सब हमारे पास हमारे एल्बम में है। इन्होंने जो लेके गए हैं जो वो फोटो कॉपी लेके गए हैं, जेरॉक्स करा कर लेके गए हैं, और अगर ये ओरिजिनल लेके जाते और सही में सम्मान करते सरदार पटेल का, तो अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कभी नहीं करते, क्योंकि सरदार पटेल का कद जो है ना नरेंद्र मोदी से कई गुना बड़ा है। तो ये फोटो कॉपी वाले उसी तरह से अपनी भावना रखेंगे ना। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जी कि नरेंद्र मोदी हमसे आप पूछ रहे हैं जी कि हमारे लोग वहाँ क्यों नहीं गए, हमारे लोग यहाँ क्यों नहीं गए, हाँ ये मंदिर में क्यों नहीं गए, वहाँ पे क्या इनविटेशन चाहिए, क्या चाहिए? नहीं ये ऐसे गोलमोल बात मत करो ना। एक मिनट रुको। सलमान खुर्शीद आपसे बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद ने सार्वजनिक तौर पर मांगा कि हमारी पार्टी को न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मत कहो कि क्या हो रहा, क्या ऐसा गोलमोल मत करो यार। नहीं आपने नाम लिया ना कि कौन नहीं गया राम मंदिर, सीधी बात करो, गोलमोल बात मत करो जी। गोलमोल मतलब आप जी। मैं तात्पर्य आपके कहने का मैंने बताया जी कि हमारे नेताओं के ऊपर आलंकन लगाया जा रहा है कि हम यहाँ क्यों नहीं गए, हम वहाँ क्यों नहीं गए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में जो अभी तो वहाँ पे जो ट्रस्ट है उनका वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन समारोह में जो है बुलाएंगे, शिलान्यास में हम बुलाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे? ये प्रश्न है ना। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ठीक अच्छी बात रत्नाकर जी, एक मिनट ठीक, अब रुक जाओ, अच्छी बात है, एक मिनट रुको, 1 मिनट अभी रुकना होगा। नरेंद्र मोदी, राघवेंद्र जी आपका सारो, नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो उसका नफा नुकसान झेलेंगे चुनाव में आपके हिसाब से। ठीक, कांग्रेस चली जाए धुन्नीपुर, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा साथ में, चारों लोग चले जाओ, कार सेवा करो मस्जिद में, कोई रोक रहा है? पुलिस पकड़ रही है, और 10-5 लाख रुपया दे के आओ जेब से। क्या समस्या है? आप यहां जो बता रहे हो कि क्या मोदी जी मस्जिद में जाएंगे, अरे उनको छोड़ो, ये आप मौका आप तो लपको खर्च से फौरन टैक्सी बुक करो और धुन्नीपुर निकल लो अयोध्या में, अब आप मस्जिद का शिलान्यास करो जाके। कौन रोक रहा भाई? नहीं, और साथ में अखिलेश जी को भी ले जाओ, इंडिया है, इनको भी ले जाओ। ये तो साइकिल से भी पहुंच सकते सभा वाले, तो आप मान लो कार से चले जाओ। ठीक, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। राघवेंद्र जी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? ठीक है ना, उन्होंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, मैंने वो नहीं जा रहे, आप तो जाओ कम से कम, इसलिए मैंने कहा। तय करेंगे, तय कौन कर रहा है? आप तय करेंगे नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? नहीं ना, आप तय करोगे नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? नहीं ना, ये तो नरेंद्र मोदी तय करेंगे। लेकिन आप नहीं तय करेंगे कौन कहां जाएगा। अरे तो फिर बहस ही खत्म कर दो, आप ये तय करोगे नरेंद्र मोदी कहां जाएं, लेकिन कोई दूसरा आपके लिए बोल देगा तो आपको तकलीफ है। रुक जाइए कीर्ति निधि, रुकिए। राघवेंद्र सिंह, कांग्रेस कह रही है कि मस्जिद का शिलान्यास करने नरेंद्र मोदी जाएंगे क्या? अमिताभ जी देखिए, अगर बुलाए जाते हैं तो हमें लग रहा जाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है मस्जिद के उद्घाटन करने बुलाएगा कौन उनको? वास्तविकता ये है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अमिताभ जी दोनों जो है पूरी तरीके से द्रविड़ पार्टियां हैं। आज की तारीख में दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। सब पूरे आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी 1 सीट,
अमेठी हारे बैठे हैं या लंबी लंबी बातें करते हैं। अरे मानवर, जो मीडिया होती है वो बेवकूफ नहीं होती है। किस व्यक्ति को कितना कवरेज देना है, किस व्यक्ति को कितना नहीं देना है, लोकल देना है, राष्ट्रीय स्तर पे देना है, ये सब वो तय करता है। अब आप बताओगे अखिलेश यादव के साथ कितनी साइकिलें हैं भाई, उनकी यात्रा कहाँ से चली भाई, कहाँ से खत्म हो रही है? हमें तो आज पता चला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, उनकी एक यात्रा निकाल रही है। क्योंकि वो अरे दलित है, अरे रत्नाकर जी, मंदिर आशीष हो सकता है, इसलिए मंदिर आशीष हो सकता है, इसलिए आप नहीं कर सकते उद्घाटन के बारे में। भाई आप ये बता दीजिए, आदिवासी समाज से आती है इसलिए आप उद्घाटन करना चाहते हैं, मीडिया को समाज से आती है इसलिए आप उद्घाटन करना चाहते हैं। आपको दलित का पीछे होता है, का वोट तो चाहिए, लेकिन सम्मान देने के समय आप कहाँ चले जाते हैं? ठीक है, ठीक, जाओ मत करिए, जाओ मत करिए, दोनों लोग रुकिए, आगे बात जाओ रे अमिताभ तिवारी। एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा। धुन्नीपुर का जिक्र आ गया मस्जिद का। उस मस्जिद के लिए 100 गुम्मा, उत्तर प्रदेश में ईटा गुम्मा बोलते हैं ईंट को, 100 गुम्मा, एक बोरी सीमेंट नहीं गिरा अभी। क्या सारे राजनीतिक दल संपन्न हैं, मदद कर सकते थे तिवारी जी? नहीं, तिवारी जी। हेलो, हाँ, मेरा सवाल सुना कि नहीं? मैंने पूछा, अभी चर्चा हो रही है कि धुन्नीपुर में मस्जिद, मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं वहां अभी 100 ईंटा और एक बोरी सीमेंट और एक बोरी बजरी नहीं आई अभी तक। क्या ये तो सारे दल संपन्न हैं, ये लोग कुछ वहां मदद नहीं कर सकते जाके और बनवा दे मस्जिद? जी, एक्चुअली हम तो जी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, आप देखेंगे जिसको कहा जाता है आजकल की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। अगर आपको ध्यान हो तो 2014 में जब कांग्रेस की एक समीक्षा कमेटी हुई थी एंटनी जी के नेतृत्व में, तो उसका सबसे बड़ा फाइंडिंग ये था कि पार्टी इसलिए हारी क्योंकि लोगों को के मन में ये लगा कि पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है। उसके बाद से हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व, जो उसको लगता है कि एक जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट तो वैसे भी कांग्रेस के पास ही रहने वाला है। तो अब ये सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आज के डेट में जो दूसरे दल हैं जो माइनॉरिटी समाज का वोट तो ले रहे हैं लेकिन उनके साथ आज खड़े नहीं हो रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी की भी बात हो रही है, आजम खान की भी बात हो रही है, और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुस्लिम समाज में अपना सेंध मारने में कामयाब हो रही है, क्योंकि वो उनके हितों की उनकी बात करती हुई नजर आ रही है। 1 घंटे बहस चली। आप जब ये आरोप लगाते हो कि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक वर्ग के साथ खड़ी हो जाती है, तो आप अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो जाओ। आप में से कौन गया धुन्नीपुर? कोई नहीं गया। हमारे डर के उधर से गुजर नहीं रहे हो। वहां के ट्रस्ट में भी हमारे मित्र लोग हैं, क्लियरेंस उनको सब मिल चुके हैं, लेकिन काम नहीं बढ़ रहा। अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, कह रहे हमारा मंदिर में आओ, हम भी उद्घाटन करने वाले हैं। कमलनाथ कह रहे कहां आज भोपाल में कि हमसे ज्यादा मंदिर किसने बनवाए? कमलनाथ कह रहे हमसे बड़ा हनुमान भक्त है कोई? लो। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो बहुसंख्यक वर्ग का अपीजमेंट करती है, और कमलनाथ जी वहां जलेबी बांट रहे। अरे हिम्मत जुटाओ ना भाई, जाओ ना धुन्नीपुर, क्यों नहीं जाए गए? सलमान खुर्शीद को उतारा कि तुम जाओ और न्योता मांगो अयोध्या का, राम मंदिर का। क्यों भाई? ये तो सोच लो ना, सलमान खुर्शीद छोटे नेता हैं क्या? वो जाकिर हुसैन के नाती हैं, उनके नाना थे जाकिर हुसैन। इतना तो ध्यान रखो। धुन्नीपुर क्यों नहीं भेज देते उनको? जाना चाहिए, नहीं गए। अजय राय को जाना चाहिए, नहीं गए। राहुल जी को जाना चाहिए। अखिलेश जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा बनाए हैं, उनको जाना चाहिए, नहीं। जाओ, सर्वधर्म संभाव का शिलालेख वहां लिखो, क्या समस्या है? लेकिन हिम्मत नहीं हो रही।
बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। जाना चाहिए था ना, वो भी सामाजिकता के आधार पर बननी है मस्जिद। सरकार को तो पैसा देना नहीं, ना मंदिर को ना मस्जिद को, तो आप लोग योगदान करो ना, क्यों नहीं कर रहे? दीजिए, पार्टी फंड से दीजिए, अपनी जेब से दीजिए, तब लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, जो कहते हैं सो करते हैं। वरना तो पीडीए परवान नहीं चढ़ेगा। अल्पसंख्यक ये नहीं पूछेगा कि भाई अखिलेश जी भी नहीं आए मस्जिद बनवाने, बताइए, पूछेगा ना? ये सर्टिफिकेट तो आपने खुद ही दे दिया कि योगी और मोदी मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, तो मंदिर उनके पक्ष में चला गया। आपको तो मस्जिद बनवानी चाहिए थी तब। ये खतरनाक खेल हो जाता है, यहां संकट पैदा हो जाता है मित्र। कर्नाटक में चुनाव हुआ, डीके शिव कुमार ने चुनाव वोटिंग से पहले कहा अगर हमारी सरकार बनी हर जिले में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। ये क्या था? ये तो विश्व हिंदू परिषद जैसा मामला था, बजरंग दल जैसा। बल्कि कांग्रेस ने उनको रोका तो नहीं कि ऐसा भाई साहब बाईसी बात मत बोलो, ये कम्युनल बात है। तब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलता भाई, तराजू बराबर रखो। कर्नाटक में सेकुलरिज्म है और उत्तर प्रदेश में कम्युनलिज्म हो जाएगा। वो किस हैसियत से कहा था कि बाहर जिले में हनुमान जी का मंदिर बनवाएगी सरकार? सरकार का काम हनुमान का मंदिर बनवाना है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो सोचो तो, बात तो ईमानदारी की रखो भैया। कांग्रेस ने, मैं फिर आज की यात्रा पर आता हूं, कांग्रेस ने कहा कि भाई ये कहने भर से पीडीए नहीं जुड़ता सपा के पास। ये भाव है उस दल का जो दल ये अपेक्षा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे साथ चले। बताइए कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा अपने उनके फाटा तंग। इतना तो आपके दोनों के बीच में अविश्वास है गहरा। ये अजय राय और अखिलेश यादव जी के बीच में जो सांस्कृतिक वार्तालाप हुआ, ये किसी दूसरे ने करा दिया क्या? ये तो दोनों समझदार लोगों ने अपने आप ही सांस्कृतिक वार्तालाप किया। उन्होंने, अखिलेश जी ने कहा ये चिरकुट है अजय राय के लिए, अजय राय ने कहा इसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, हमारा क्या करेगा। ये बातें किसी दूसरे ने तो बुलवाई नहीं। पांडे जी, ये तो अपनी चेतना से बोले गए शब्द हैं। या तो अखिलेश जी तो खुद ही हाईकमान है, अजय राय को हो सकता गांधी परिवार ने कहा हो कि भाई तुम बोलो अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि हमने तो ऐसी भी खबर सुनी थी कि अजय राय को दिल्ली बुलाया गया, राहुल गांधी ने नाराजगी जताई कि अखिलेश जी के खिलाफ मत बोलो, वो दूसरे दिन और लट्ठे लेके आ गए। और रिश्ता इतना बढ़िया बना रहे हो, फिर कहोगे दूसरे ऐसा कहते। मैं खबर देख रहा हूं, रामपुर में नूर महल मिक्की मियां के समय से, सोचिए, कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। अब मैं सुन रहा हूं कि बेगम नूर बानो अपने बाल बच्चों नाती पोतों समेत भाजपा की ओर आ रही हैं। क्यों? वो कह रही आजम खान के पास तो कांग्रेस पहुंच गई। अब हम क्या करें? इसमें किसका दोष है? आप आजम खान के पास गए समाजवादी पार्टी को चढ़ाने के लिए कि नहीं? वहां भाजपा को चढ़ाने तो आप गए नहीं थे। आप ये सवाल खड़ा करने गए कि अखिलेश यादव नहीं आए और अजय राय आए हैं। यही ना, अखिलेश यादव को शर्मिंदगी हो, समाजवादी पार्टी मुसलमानों में कटघरे में खड़ी हो जाए, यही कोशिश थी ना मित्र। और क्या कोशिश थी? और आप उसका वो कीमत चुकाने को तैयार हो, लेकिन सपा को कष्ट के पिंच चुभो दे। उसकी कीमत अगर ये हो कि नूर बानो अपने परिवार सहित, यानी नूर महल रामपुर का, भाजपा में चला जाए, बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आजम खान के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव को चढ़ाएंगे। इतनी अच्छी मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ेंगे।
वही बात जो कही जा रही थी, विश्वसनीयता कैसे पैदा हो, लोग कैसे भरोसा करें कि आप एक हो गए हैं, दिल मिल गए हैं, मन मिल गए हैं। इतने ज्यादा विसंगतियां पैदा कर दी आपने, और ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ना चाहते हो। भाई कैसे, कोई सिर नहीं मिलेगा मेरी तरफ की, क्योंकि आपकी गाली गलौज बड़े खुद कर रहे हैं, छोटों का सिर नहीं बलि चढ़ा पाएंगे इस बार ना। जो हो रहा है शीर्ष लोग ही कुश्ती कर रहे हैं। आजम खान से भी मिलने रत्नाकर सिंह नहीं गए, खुद अजय राय गए हैं, और स्वाभाविक अजय राय बिना राहुल गांधी के कहे परमिशन के तो नहीं गए होंगे। ये तो भला हो आजम खान मिले नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले करे हमारा मैसेज चला गया और हम सेब दे आए उनको, अब हम आजम खान जी के लिए संघर्ष करेंगे। बताइए, अब समाजवादी पार्टी की नाराज होना स्वाभाविक है। वो करे अपने चाचा ताऊ के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, आजम खान के लिए संघर्ष कर रहे हो, इसका मतलब हम समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हो। ये पीडीए, एक और इसमें प्रश्न खड़ा होता है। जब शुरुआत में अखिलेश जी ने इसकी व्याख्या दी थी तो उन्होंने कहा था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और फिर जोड़ा था मुसलमान भाई। आज उन्होंने इसमें चतुराई दिखाई और कहा ए फॉर आदिवासी, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा। भाई साहब ऐसा नहीं चलता ना, ये तो फिर आप जनता को बिल्कुल ही लल्लू समझ रहे हो या अपने को ढेर होशियार, ये नहीं चल सकता। तय कर लो ना, ए फॉर क्या है आपके लिए। अल्पसंख्यक है तो ताकत छाती खोलकर बोलो अल्पसंख्यक, फिर पर्दे के पीछे क्यों छुप रहे हो। आदिवासी है तो आदिवासी बोलो, और अगड़ा है तो अगड़ा बोलो, कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा, फिर मुसलमान छोड़ो। लेकिन साहस तो जुटाओ। और कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था, रत्नाकर भाई ने, वो योग्य व्यक्ति हैं, सवाल ढूंढ के लाए थे, लेकिन तथ्य तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता के मुखापेक्षी नहीं होते। अयोध्या में जन्मस्थल पर, राम जन्मभूमि पर जब एक बार पहले एक कार्यक्रम हुआ था शिलान्यास जैसा ही भूमि शिला पूजन का, तो पासवान जाति के एक राम भक्त ने वो काम किया था, वो पासवान था। ठीक, उसकी जात गूगल पे देखिए, पीडीए में फिट होता है कि नहीं, कांग्रेस भी देख ले, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी चेतना संपन्न पार्टी है। ठीक, पासवान कहां कौन है। कांग्रेस अभी कह रही थी कि दलित और पिछड़ों के विरोध है वहां मंदिर में। भूमि पूजन का विधान हुआ, पिछड़े ने किया, और राष्ट्रार्पित होगा 22 जनवरी को पिछड़े के जरिए। और रत्नाकर जी कह रहे थे पिछड़ा विरोधी है। इतना तो देख लो भाई, आप तो सबके सर्टिफिकेट रखते हो जात के, फिर यही देख लो, ये तो देख लेते। बात ठीक है कैसे, जब गलत बोलोगे और फिर हम बता देंगे तो कहोगे लो ऐसा बोल रहे। पासवान कौन किस वर्ग में आते हैं मैं नहीं कहूंगा, खुद देख लो। रामविलास पासवान किस वर्ग में थे, दलित होते हैं ना, इतिहास में दर्ज है। भूमि पूजन किसने किया, पिछड़े ने किया, ओबीसी। और ओबीसी की बात हो रही है, लड़ाई भी ओबीसी की लड़ रहे हैं सब लोग। प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा, ओबीसी। फिर या फिर ये कहो कि हमारा ओबीसी करे, या फिर ये कहो भाई तिवारी जी गलत बात तो नहीं कही, सीधी बात सही बात है ना। ये तथ्य कैसे झुठलाओगे मित्र। और मैं तो कहूंगा जिनको लगता है अयोध्या में ट्रेन छूट गई तो बगल में धुन्नीपुर है क्या, जितने अरमान रह गए अयोध्या में नहीं पूरे कर पाए भाजपा के कारण सही, तो वो लोग मस्जिद बनवाने में योगदान दें, उनका सेकुलर चेहरा भी सुरखरू होगा। साहस जुटाओ और रच दो इतिहास। 100-200 करोड़ रुपया पार्टी को देना चाहिए, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए वहां कार सेवा करो जाके। और मैं तो कहूंगा गांधी परिवार से भी किसी को जाना चाहिए। मैं तय नहीं कर रहा, मैं सुझाव, निवेदन, सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने इच्छा जताई अभी
कि मस्जिद का क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस रास्ता दिखाए, अच्छा रहेगा। सलमान खुर्शीद को भी ले जाइए। धन्यवाद।